हेलो गाइस, आज की हमारी करंट की क्लास 15 जून के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास है। तो चलिए अपन अपने क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। तो देखिए, आज की करंट की क्लास में आज हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है, इंदौर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। हमारे ऑप्शन है नर्मदा नदी, बेतवा नदी, खान नदी या ताप्ती नदी। आपको इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इंदौर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अपन अपने आज के जून माह के दिवसों का रिवीजन कर लेते हैं आज की क्लास में। तो देखिए, 1 जून को हमारा विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है, विश्व दुग्ध दिवस। 2 जून को हमारा तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है, तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। और 14 जून को विश्व रक्त दिवस मनाया जाता है, रक्तदान दिवस मनाया जाता है। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग याद रखना, एक बार देख लीजिए, रिवाइजन कर लीजिए। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस, 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस और 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आप लोग ये याद रखना। चलिए अपन अपने करंट के क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। ये देखिए, हमारी करंट की क्लास का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 15 महीने बाद इंदौर ग्वालियर से वन्य प्राणियों को कहां पर शिफ्ट करने की घोषणा की गई है। हमारे ऑप्शन है मुकंदपुर रीवा, नेहरू गार्डन इंदौर, बांधवगढ़ उमरिया या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका सही आंसर है मुकंदपुर रीवा। हाल ही में 15 महीने बाद इंदौर ग्वालियर से वन्य प्राणियों को मुकंदपुर रीवा शिफ्टिंग करने की घोषणा की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग ये याद रखना। चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, रीवा महाराज मार्तंड जू देव चिड़ियाघर मुकंदपुर में ग्वालियर इंदौर से वन्य प्राणियों को लाया जाएगा। इसके लिए दोनों चिड़ियाघर प्रबंधन के बीच सहमति बन गई है। सेंट्रल जू अथॉरिटी से शिफ्टिंग की अनुमति मिलने से इसका रास्ता साफ हो गया है। चिड़ियाघर प्रबंधन ग्वालियर और इंदौर एक साथ टीम भेजने की तैयारी में है। यहाँ से ईमू, सियार, मगरमच्छ और घड़ियाल लाए जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग याद रखना, रीवा के चिड़ियाघर मुकुंदपुर में जलाए भेजे जाएंगे। ठीक है, आप लोग ये याद रखना। तो चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, मध्य प्रदेश का आदर्श विद्युत उपभोक्ता केंद्र किस जिले में बनेगा। हमारे ऑप्शन है ग्वालियर, इंदौर, सागर या भोपाल। तो देखिए, इसका सही आंसर है ग्वालियर। मध्य प्रदेश का आदर्श विद्युत उपभोक्ता केंद्र ग्वालियर जिले में बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अपन इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, ग्वालियर में बनेगा प्रदेश का आदर्श विद्युत उपभोक्ता केंद्र। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने 57,79,000 लागत से विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। मध्य प्रदेश के आदर्श विद्युत केंद्र के रूप में ग्वालियर जिले के विनयनगर में बनाया जा रहा उपभोक्ता सेवा केंद्र को मध्य प्रदेश के आदर्श विद्युत सेवा केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग ये याद रखना। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सर्वोच्च खेल अवार्ड विक्रम अवार्ड की पुरस्कार राशि कितनी हो गई है। हमारे ऑप्शन है 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख या 4 लाख। तो देखिए, इसका सही आंसर है 2 लाख। मध्य प्रदेश का सर्वोच्च खेल अवार्ड विक्रम अवार्ड की पुरस्कार राशि 2 लाख हो गई है। ठीक है, पहले इसकी राशि 1 लाख राशि थी। ठीक है, जो कि अब 2 लाख हो गई है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, विक्रम और विश्वामित्र अवार्ड को 1-1 लाख रुपए की राशि दी जाती थी और एकलव्य अवार्ड को 50,000 रुपए की राशि दी जाती थी। अगले साल खेल अवार्ड के लिए आवेदन करने वाले खिलाड़ियों को एकलव्य अवार्ड के लिए 1 लाख और विक्रम और विश्वामित्र और प्रभास जोशी अवार्ड लेने वालों को अब 2-2 लाख रुपए राशि दी जाएगी। और खेल विभाग ने विक्रम अवार्ड के लिए खिलाड़ियों की संख्या बढ़ा दी है। ठीक है, तो आप लोग याद रखना, विक्रम अवार्ड, विश्वामित्र और प्रभास जोशी अवार्ड लेने वालों को अब 2-2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी और एकलव्य अवार्ड वाले को 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग ये याद रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, तो आप लोग इसे ध्यान रखना। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांगों को वैक्सीन लगवाने के लिए कौन सा नंबर जारी किया है? हमारे ऑप्शन है 1080 नंबर, 1075 नंबर, 1020 नंबर या 1090 नंबर। तो देखिए इसका सही आंसर है 1075 नंबर। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांगों को वैक्सीन लगवाने के लिए 1075 नंबर जारी किया है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग ये याद रखना। चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में दिव्यांगों के लिए सोमवार को एक अच्छी पहल की शुरुआत हुई। जिला प्रशासन ने दिव्यांगजनों के लिए ड्राइव इन वैक्सीनेशन की शुरुआत की है। जिन दिव्यांगों को कोरोना वैक्सीन नहीं लगी है उनके लिए टेलीफोन नंबर 1075 पर कॉल करते ही गाड़ी घर पहुंचेगी और दिव्यांगों को वैक्सीनेशन स्थल पर लाएगी। वैक्सीन लगने के बाद दिव्यांगों को गाड़ी घर छोड़ने भी जाएगी। ठीक है, तो आप लोग याद रखना, उन दिव्यांगों को वैक्सीन लगने के लिए टेलीफोन नंबर 1075 नंबर जारी हुआ है। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जिले में। ठीक है, तो चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रीवा शहर में बनाया गया फ्लाईओवर का उद्घाटन किसके द्वारा किया जा रहा है? हमारे ऑप्शन हैं नरोत्तम मिश्रा, आनंदीबेन पटेल, शिवराज सिंह चौहान या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है शिवराज सिंह चौहान। हाल ही में रीवा शहर में बनाया गया फ्लाईओवर का उद्घाटन शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप लोग ये याद रखना। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान। आनंदीबेन पटेल हमारे मध्य प्रदेश की राज्यपाल हैं। ठीक है, आप लोग याद रखना, आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश की राज्यपाल हैं। नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री हैं, आप लोग ये याद रखना। ठीक है फ्रेंड्स, तो नरोत्तम मिश्रा हमारे गृह मंत्री हैं, आनंदीबेन पटेल हमारी राज्यपाल हैं, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, रीवा शहर के समान फ्लाईओवर को 15 जून को सीएम शिवराज सिंह चौहान दोपहर 3 बजे से वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। यह नया फ्लाईओवर 43.50 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हो गया है। नवनिर्मित फ्लाईओवर के लोकार्पण की शुरुआत कन्या पूजन से होगी। इसके बाद पूर्व मंत्री एवं विधायक रीवा राजेंद्र शुक्ला समारोह में स्वागत उद्बोधन देंगे। फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वर्चुअल माध्यम से संबोधित कर रीवा वासियों को फ्लाईओवर समर्पित करेंगे। साथ ही लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव समारोह में अध्यक्षीय उद्बोधन देंगे। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखना। ठीक है, तो चलिए अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अपन एमपी स्टैटिक जीके के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें हम आपके लिए एमपी पीएससी, एमपी एसआई, एमपी पुलिस, जेल प्रहरी और पटवारी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आते हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अपन अपने एमपी स्टैटिक जीके के क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। ये देखिए, हमारी स्टैटिक क्लास का पहला क्वेश्चन है, हिंदी का पहला नाटक आनंद रघुनंदन किसने लिखा? हमारे ऑप्शन है नरेश विश्वनाथ सिंह, नंद दुलारे वाजपेयी, पंडित रामचंद्र शुक्ल या भवानी प्रसाद मिश्रा। तो देखिए इसका सही आंसर है नरेश विश्वनाथ सिंह। हिंदी का पहला नाटक आनंद रघुनंदन नरेश विश्वनाथ सिंह ने लिखा। ठीक है, आप लोग ये याद रखना। चलिए इनके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, हिंदी का पहला नाटक आनंद रघुनंदन रीवा के राजा विश्वनाथ सिंह द्वारा ब्रज भाषा में लिखित है। आप लोग याद रखना, ब्रज भाषा में लिखित है। ठीक है, आप लोग ये याद रखना। इस नाटक को हिंदी का पहला नाटक माना जाता है और इसे कई भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है। आप लोग ये भी याद रखना, कई भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है आनंद रघुनंदन का। ठीक है, कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है। आनंद रघुनंदन हिंदी का पहला नाटक है जिसने बघेली को राष्ट्रीय मंच में पहचान दिलाई है। ठीक है, आप लोग याद रखना, राष्ट्रीय मंच में पहचान दिलाई है। आप लोग याद रखना, आनंद रघुनंदन हिंदी का पहला नाटक है। ठीक है, 1830 में इसकी रचना हुई थी। 1830 में इसकी रचना हुई थी। आप लोग ये याद रखना,
ठीक है। और साहित्यकारों की माने तो 1871 में आनंद रघुनंदन का प्रथम प्रकाशन लॉयड मुद्रारण काशी में हुआ था। ये भी आप लोग याद रखना, 1871 में आनंद रघुनंदन का प्रथम प्रकाशन लॉयड मुद्रालय काशी में हुआ था। लॉयड मुद्रालय काशी में हुआ था, ये आप लोग याद रखना। ठीक है फ्रेंड्स, केंद्रीय पुस्तकालय रीवा में सहेजी गई है। यह विरासत रंगमंच की दुनिया का आधार स्तंभ माना जाता है। आप लोग ये याद रखना। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार सारे फैक्ट मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, आप लोग याद रखना। हिंदी का पहला नाटक आनंद रघुनंदन रीवा के राजा विश्वनाथ सिंह द्वारा लिखित है और जो ब्रजभाषा में लिखा गया है। ठीक है, और इसका अनुवाद कई भाषाओं में भी हुआ है आनंद रघुनंदन का। आनंद रघुनंदन हिंदी का पहला नाटक है जिसने बघेली को राष्ट्रीय मंच में अपनी पहचान दिलाई है। आप लोग ये याद रखना। ठीक है, 1830 में इसकी रचना हुई थी और 1871 में आनंद रघुनंदन का प्रथम प्रकाशन लॉयड मुद्रालय काशी में हुआ था। ये इंपोर्टेंट फैक्ट है, आप लोग इसे याद रखना, साहित्यकारों ने इसे माना है। ठीक है, और केंद्रीय पुस्तकालय रीवा में सहेजी गई जो रंगमंच की दुनिया का आधार स्तंभ माना जाता है, ये विरासत। ठीक है, आप लोग ये भी याद रखना। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग इसे याद रखना। ये बहुत ज़्यादा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि आनंद रघुनंदन किसने के द्वारा लिखित है, तो ये रीवा के राजा विश्वनाथ सिंह द्वारा लिखित है ब्रज भाषा में। ठीक है, इसका अनुवाद कई भाषाओं में भी हुआ है, आप लोग ये भी याद रखना। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, होलकर क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? हमारे ऑप्शन है जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर या सागर। तो देखिए इसका सही आंसर है इंदौर। होलकर क्रिकेट स्टेडियम इंदौर में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए होलकर क्रिकेट स्टेडियम इंदौर जिले में स्थित है। इंदौर जिले में स्थित है, आप लोग ये याद रखना। ठीक है, पहले इसका नाम क्या था? पहले इसका नाम क्या था? महारानी ऊषाराजे ट्रस्ट क्रिकेट मैदान था। पहले इसका नाम महारानी ऊषाराजे ट्रस्ट क्रिकेट मैदान था। ठीक है, आप लोग इसका पुराना नाम भी याद रखना, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि होलकर क्रिकेट स्टेडियम का पुराना नाम क्या था। तो इसका पुराना नाम पहले महारानी ऊषाराजे ट्रस्ट क्रिकेट मैदान था। ठीक है, आप लोग ये याद रखना, जिसे 2010 में मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ ने बदल दिया था। 2010 में बदल दिया था, आप लोग ये याद रखना, सन याद रखना। 2010 में इसे मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ ने इसे बदल दिया था। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1990 में। इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। होलकर क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना 1990 में हुई थी। इसमें दर्शकों की बैठने की क्षमता कितनी है? तो 30,000 इसमें दर्शकों की क्षमता है। ठीक है, आप लोग ये याद रखना, दर्शक क्षमता इसमें 30,000 है। ठीक है, वीरेंद्र सहवाग का रिकॉर्ड जो दूसरा सर्वोच्च वनडे स्कोर जिसमें 219 रन उन्होंने वीरेंद्र सहवाग ने इसी होलकर क्रिकेट स्टेडियम में बनाए थे। ये भी आप लोग याद रखना, सहवाग ने 216 जो रन बनाए थे वनडे में, वनडे स्कोर था उनका दूसरा सर्वोच्च वनडे स्कोर 219, उन्होंने होलकर क्रिकेट स्टेडियम में ही बनाए थे वीरेंद्र सहवाग ने। ठीक है, आप लोग ये भी याद रखना। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, मैं आपको एक बार रिपीट कर देती हूँ, आप लोग ध्यान से सुन लेना, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। होलकर क्रिकेट स्टेडियम हमारा इंदौर जिले में स्थित है। इसका पुराना नाम महारानी ऊषाराजे क्रिकेट मैदान था। ठीक है, आप लोग याद रखना, 2010 में मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ ने इसे बदल दिया था। इसकी स्थापना 1990 में हुई थी और इसमें दर्शकों की बैठने की क्षमता 30,000 है। ठीक है, आप लोग ये याद रखना। और वीरेंद्र सहवाग ने 219 रन बनाए थे, सॉरी फ्रेंड 219। वीरेंद्र सहवाग ने सर्वोच्च वनडे स्कोर में 219 रन होलकर स्टेडियम में ही बनाए थे। ठीक है फ्रेंड्स, 219 रन बनाए थे 216 ने। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखना, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। ठीक है, तो चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। और होलकर स्टेडियम हमारे ग्वालियर के रूप सिंह स्टेडियम से बड़ा है, लेकिन दर्शकों की बैठने की क्षमता रूप सिंह स्टेडियम की ज़्यादा है। तो आप लोग याद रखना, रूप सिंह स्टेडियम हमारा ग्वालियर में स्थित है।
ठीक है। उसकी दर्शकों की बैठने की क्षमता ज़्यादा है, पर होलकर स्टेडियम उससे रूप सिंह स्टेडियम से बड़ा है। रूप सिंह स्टेडियम को दूधिया रोशनी युक्त स्टेडियम भी कहा जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा था, आप लोग याद रखना। दूधिया रोशनी युक्त रूप सिंह स्टेडियम को कहते हैं, जो कि हमारे ग्वालियर जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध अभिनेता किशोर कुमार का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? हमारे ऑप्शन है इंदौर, खंडवा, ग्वालियर या जबलपुर। तो देखिए, इसका सही आंसर है खंडवा। प्रसिद्ध अभिनेता किशोर कुमार का जन्म मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इनके बारे में डिटेल जान लेते हैं। तो ये देखिए, प्रसिद्ध अभिनेता किशोर कुमार, इनका जन्म मध्य प्रदेश के खंडवा में हुआ था। खंडवा में इनका जन्म हुआ था, आप लोग याद रखना। और कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 4 अगस्त 1929 को। 4 अगस्त 1929 को खंडवा में इनका जन्म हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, इन्होंने कई भाषाओं में गाने गाए हैं। ये प्रसिद्ध अभिनेता थे और पार्श्व गायक थे, गीतकार थे। आप लोग ये याद रखना, इन्होंने कई भाषाओं में गाने गाए हैं, जैसे बंगाली, हिंदी, मराठी, उर्दू, भोजपुरी, गुजराती, कन्नड़। तो आप लोग याद रखना, इन्होंने कई भाषाओं में गाने गाए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग ये याद रखना। ठीक है, इन्हें सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक के लिए 8 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते हैं इन्होंने। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक के लिए इन्होंने 8 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते हैं। ठीक है, किशोर कुमार ने। तो आप लोग ये याद रखना। ठीक है, आप लोग ये याद रखना, ये प्रसिद्ध पार्श्व गायक हैं, गीतकार हैं, संगीतकार हैं, अभिनेता हैं और वीणा वादक भी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप याद रखना, ये प्रसिद्ध पार्श्व गायक हैं, गीतकार हैं, संगीतकार हैं, श्रेष्ठ अभिनेता हैं और वीणा वादक हैं किशोर कुमार। ठीक है, आप लोग याद रखना, ये प्रसिद्ध है, ये सबके लिए प्रसिद्ध है। पार्श्व गायक, गीतकार, संगीतकार, अभिनेता, वीणा वादक, सबके लिए बेहद प्रसिद्ध है किशोर कुमार, जिनका जन्म खंडवा में हुआ था, मध्य प्रदेश के। ठीक है, तो आप लोग याद रखना, इन्होंने कई भाषा में गाने गाए, ये भी आप लोग याद रखना। बंगाली, हिंदी, मराठी, उर्दू, गुजराती, कन्नड़ और भोजपुरी, इन सब भाषाओं में इन्होंने गाने गाए हैं। ये बंगाली परिवार से थे। ठीक है, बंगाली परिवार से थे किशोर कुमार, ये भी आप लोग याद रखना। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 13 अक्टूबर 1987 को मुंबई में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, 13 अक्टूबर 1987 को इनकी मृत्यु हो गई मुंबई में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये इनके बारे में जानकारी थी, डिटेल कुछ फैक्ट थे, तो आप लोग याद रखना। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, आप लोग ध्यान से सुन लेना। इंपोर्टेंट फैक्ट हैं, एग्जाम में पूछे जाने वाले सिर्फ फैक्ट बताए जाते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रसिद्ध पार्श्व गायक, गीतकार, संगीतकार, अभिनेता, वीणा वादक किशोर कुमार का जन्म खंडवा जिले में हुआ था 4 अगस्त 1929 को। ये बंगाली परिवार से थे, इन्होंने कई भाषाओं में गाने गाए हैं। बंगाली, हिंदी, मराठी, उर्दू, भोजपुरी, गुजराती, कन्नड़, इन सब भाषाओं में इन्होंने गाने गाए हैं। इन्हें सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक के लिए 8 फिल्म फेयर पुरस्कार मिले हैं। ठीक है, आप लोग ये याद रखना, इन्होंने 8 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते हैं। इनकी मृत्यु 13 अक्टूबर 1987 को मुंबई में हो गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक श्रेष्ठ अभिनेता थे, ये आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, किशोर कुमार। ठीक है, तो चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत के 9वें राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? हमारे ऑप्शन है ग्वालियर, सागर, इंदौर या भोपाल। तो देखिए, इसका सही आंसर है भोपाल। भारत के 9वें राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा का जन्म मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इनके बारे में डिटेल जान लेते हैं। तो ये देखिए, भारत के 9वें राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा का जन्म भोपाल में कब हुआ था? तो 19 अगस्त 1918
19 अगस्त 1918 को भोपाल जिले में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ये भारत के 9वें राष्ट्रपति रहे हैं, ये आप लोग ध्यान रखना। इनका कार्यकाल क्या था, कब से कब तक रहे हैं, तो 1992 से 1997 तक ये 9वें राष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है, आप लोग ये याद रखना, 9वें राष्ट्रपति रहे हैं भारत के 9वें राष्ट्रपति रहे हैं 1992 से 1997 तक। ठीक है, ये इनका कार्यकाल था, ये आप लोग याद रखना। इन्होंने उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश के आगरा तथा लखनऊ से प्राप्त की है। ठीक है, आप लोग याद रखना, इन्होंने उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश तथा लखनऊ से प्राप्त की है। ठीक है, आप लोग ये याद रखना। 26 दिसंबर 1999 को नई दिल्ली में इनका निधन हो गया। 26 दिसंबर 1999 को नई दिल्ली में इनका निधन हो गया। ठीक है, आप लोग ये याद रखना। ये कांग्रेस पार्टी से थे शंकर दयाल शर्मा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो मैंने आपको बताए हैं एग्जाम से रिलेटेड, तो आप लोग ये याद रखना। एक बार रिपीट कर देती हूँ, शंकर दयाल शर्मा का जन्म 19 अगस्त 1918 को भोपाल में हुआ था, मध्य प्रदेश के। इन भारत के 9वें राष्ट्रपति के रूप में रहे थे ये। इनका कार्यकाल क्या था भारत के 9वें राष्ट्रपति का, तो 1992 से 1997 तक ये भारत के 9वें राष्ट्रपति रहे थे। इन्होंने उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश के आगरा तथा लखनऊ से प्राप्त की है। ठीक है, आप लोग याद रखना, उत्तर प्रदेश के आगरा तथा लखनऊ से इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की है। 26 दिसंबर 1999 को नई दिल्ली में शंकर दयाल शर्मा का निधन हो गया। ठीक है, भारत के 9वें राष्ट्रपति का 26 दिसंबर 1999 को इनका निधन हो गया था। ठीक है, तो ये इनके बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट थे, आप लोग ये याद रखना। इनका कार्यकाल याद रखना, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। 1992 से 1997 तक इनका कार्यकाल था भारत के 9वें राष्ट्रपति का। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इनके बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट थे। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, उर्मिला महाकाव्य के रचनाकार हैं। हमारे ऑप्शन है बालकृष्ण शर्मा नवीन, पंडित भवानी प्रसाद मिश्रा, गजानन माधव मुक्तिबोध, हरिशंकर परसाई। तो देखिए, इसका सही आंसर है बालकृष्ण शर्मा नवीन। उर्मिला महाकाव्य के रचनाकार बालकृष्ण शर्मा नवीन हैं। ठीक है, आप लोग ये याद रखना। चलिए इनके बारे में डिटेल जान लेते हैं। तो ये देखिए, उर्मिला महाकाव्य के रचनाकार बालकृष्ण शर्मा हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन जी हैं। ठीक है, आप लोग ये याद रखना। उर्मिला हिंदी साहित्य के प्रमुख महाकाव्यों में शामिल है, ये भी आप लोग याद रखना। उर्मिला हिंदी साहित्य के प्रमुख महाकाव्यों में शामिल प्रसिद्ध एक रचना है। ठीक है, उर्मिला हिंदी साहित्य के प्रमुख महाकाव्यों मैं फ्रेंड्स इसलिए लिखती हूँ ताकि आपको याद रहे और आपको सही समझ में आ जाए, जिससे आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो महाकाव्यों में शामिल प्रसिद्ध एक रचना है, ये आप लोग ध्यान रखना। उर्मिला, जिसके रचनाकार हमारे बालकृष्ण शर्मा नवीन जी हैं। ठीक है, प्रसिद्ध रचना है। बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की बात करें तो ये हिंदी के कवि हैं। ठीक है, आप लोग ये भी याद रखना, हिंदी के कवि हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन जी। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 8 दिसंबर 1897। 8 दिसंबर 1897 को शाजापुर में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 29 अप्रैल 1960 को। ठीक है, 29 अप्रैल 1960 को इनकी मृत्यु हो गई थी और इनका जन्म हुआ था 8 दिसंबर 1897 में इनका जन्म हुआ था। पद्म भूषण से ये सम्मानित हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। ठीक है, आप लोग याद रखना, पद्म भूषण से सम्मानित हैं ये। ठीक है, पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया है। और बालकृष्ण शर्मा नवीन द्विवेदी युग के कवि थे, ये भी आप लोग याद रखना। ठीक है, द्विवेदी युग के कवि थे बालकृष्ण शर्मा नवीन जी। ठीक है, तो ये इनके बारे में इंपोर्टेंट फैक्ट थे, आप लोग ये याद रखना। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। ठीक है, आप लोग ध्यान से सुन लेना, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाने वाले इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये MP पुलिस, MP SI, MP पटवारी
और MPPSC के एग्जाम में से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन्हीं में से लिए गए हैं। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग इसलिए इनको ध्यान रखना और ध्यान से देखना। ठीक है, तो एक बार रिपीट कर देती हूँ। बालकृष्ण शर्मा नवीन हिंदी के कवि थे। इनका जन्म 8 दिसंबर 1897 को हुआ था। पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया है। और बालकृष्ण शर्मा नवीन जी हमारे द्विवेदी युग के कवि थे। उर्मिला महाकाव्य के रचनाकार हमारे बालकृष्ण शर्मा नवीन हैं। और उर्मिला हिंदी साहित्य के प्रमुख महाकाव्यों में शामिल प्रसिद्ध एक रचना है। ठीक है, आप लोग ये याद रखना। इनकी मृत्यु 29 अप्रैल 1960 को इनकी मृत्यु हो गई थी, बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इनके बारे में कुछ इंपोर्टेंट तथ्य थे, तो आप लोग याद रखना। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के प्रमुख रंगकर्मी नहीं हैं। हमारे ऑप्शन हैं बाबा डिंके, आलोक चटर्जी, भिभू कुमार, हबीब तनवीर। तो देखिए इसका सही आंसर है हबीब तनवीर। मध्य प्रदेश के प्रमुख रंगकर्मी हबीब तनवीर नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इनके बारे में डिटेल जान लेते हैं। तो ये देखिए हबीब तनवीर की बात करें, हबीब तनवीर, तो इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1 सितंबर 1923 को छत्तीसगढ़ के रायपुर में इनका जन्म हुआ था। छत्तीसगढ़ के रायपुर में। ठीक है, आप लोग ये याद रखना, छत्तीसगढ़ के रायपुर में इनका जन्म हुआ था 1 सितंबर 1923 को हबीब तनवीर का। ठीक है, मशहूर लेखक, नाटक निर्देशक, कवि, अभिनेता, पटकथा, ये मशहूर थे हबीब तनवीर। तो आप लोग ये याद रखना, मैं लिख देती हूँ, आप लोग देख लेना और जिस किसी को भी लिखना हो लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, मशहूर लेखक थे, नाटक निर्देशक, कवि, अभिनेता और पटकथा। ठीक है, इन सब के लिए हबीब तनवीर प्रसिद्ध हैं, आप लोग याद रखना। ठीक है, इनके प्रसिद्ध नाटक कौन कौन से हैं? इनके प्रसिद्ध नाटक हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आगरा बाजार, ये इनका प्रसिद्ध नाटक है, आप लोग याद रखना, आगरा बाजार इनका प्रसिद्ध नाटक है। और हबीब तनवीर का सबसे लोकप्रिय नाटक कौन सा है? तो चरणदास चोर, ये इनका प्रसिद्ध नाटक है। ठीक है, लोकप्रिय इनका ये नाटक है। ठीक है, आप लोग ये याद रखना, चरणदास चोर हबीब तनवीर का सबसे लोकप्रिय नाटक था। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग याद रखना, हबीब तनवीर पद्मश्री, पद्म भूषण सहित कई अन्य सम्मानों से उनको दिए गए हैं, सम्मानित किया गया है। ठीक है, आप लोग याद रखना, हबीब तनवीर को पद्मश्री और पद्म भूषण। ठीक है, आप लोग याद रखना, हबीब तनवीर को पद्मश्री और पद्म भूषण सहित कई अन्य सम्मानों से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आप लोग ये याद रखना, सम्मानित किया गया है हबीब तनवीर को। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना। इन्होंने 1959 में दिल्ली में नया थिएटर कंपनी स्थापित किया था। ठीक है, सन याद रखना, 1959 में इन्होंने 1959 में दिल्ली में नया थिएटर कंपनी स्थापित की थी। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग याद रखना, नया कंपनी थिएटर स्थापित की थी। ठीक है, 1959 में। ठीक है फ्रेंड्स, मैं बोल रही हूँ, आप लोग लिख लेना, बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखना, मैं बोल देती हूँ, इन्होंने 1959 में दिल्ली में नया थिएटर कंपनी की स्थापना की थी। ठीक है, आप लोग ये याद रखना। तो इनके बारे में ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, आप लोग ध्यान से सुन लेना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लिख भी लेना, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हबीब तनवीर का जन्म 1 सितंबर 1923 को छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुआ था, आप लोग ये याद रखना। और ठीक है, ये मशहूर लेखक, नाटक निर्देशक, कवि, अभिनेता, पटकथा थे, मशहूर जिनके लिए प्रसिद्ध हैं हबीब तनवीर। इन्होंने 1959 में दिल्ली में नया थिएटर कंपनी स्थापित की थी, ये भी आप लोग याद रखना। इनका प्रसिद्ध नाटक है आगरा बाजार। और हबीब तनवीर का सबसे लोकप्रिय नाटक था चरणदास चोर। ठीक है, ये इनका सबसे लोकप्रिय नाटक था। पद्मश्री और पद्म भूषण सहित अन्य कई सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु 8 जून 2009 को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, आप लोग याद रखना, 8 जून 2009 को। ठीक है, भोपाल में इनकी मृत्यु हुई थी। मृत्यु
इनकी 8 जून 2009 को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग ये याद रखना, जिससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, डेली ये क्लास लेने के लिए हमारे धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, आप लोग ये याद रखना। तो चलिए अपन अपना अगला, ये देखिए फ्रेंड्स, कल की करंट की क्लास में कल हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न था, मध्य प्रदेश में कितने ज्योतिर्लिंग हैं। हमारे ऑप्शन है 5, 4, 3 या 2। तो देखिए इसका सही आंसर है 2। मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग है। ठीक है, कहाँ है? तो देखिए उज्जैन में है एक, उज्जैन में महाकालेश्वर, महाकालेश्वर। तो एक ज्योतिर्लिंग हमारा उज्जैन में स्थित है, दूसरा है खंडवा में ओमकारेश्वर, खंडवा में ओमकारेश्वर। ठीक है, आप लोग ये याद रखना कि मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग हैं। 2 ज्योतिर्लिंग उज्जैन में एक महाकालेश्वर, ये क्षिप्रा नदी के किनारे, क्षिप्रा नदी उज्जैन में, और खंडवा में नर्मदा नदी, नर्मदा नदी के किनारे। ठीक है, आप लोग ये याद रखना, खंडवा में नर्मदा नदी और उज्जैन में क्षिप्रा नदी। ठीक है फ्रेंड्स, उज्जैन में महाकालेश्वर और खंडवा में ओमकारेश्वर। तो हमारे 2 ज्योतिर्लिंग हैं मध्य प्रदेश में। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग ये याद रखना। तो चलिए अपन अपने करंट के 14 जून के क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं डेली की तरह, जिससे आपको एग्जाम में याद रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अपन 14 जून के करंट के क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए 14 जून के करंट के क्वेश्चनों को देखिए। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में शंकरपुर में बन रहे नए स्टेडियम का शुभारंभ कब किया जाएगा। इसका सही आंसर है मार्च 2022 में इसका उद्घाटन किया जाएगा, शंकरपुर में बन रहे नए स्टेडियम का। ठीक है, और ये ग्वालियर जिले में बन रहा है। आप लोग फ्रेंड्स याद रखना कि ग्वालियर जिले में यह स्टेडियम बन रहा है। ठीक है, चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पद्मश्री टीजी कुट्टी मेनन का निधन हो गया है, यह कौन थे। इसका सही आंसर है पर्यावरणविद। ठीक है, पद्मश्री टीजी कुट्टी मेनन का निधन हो गया है, ये पर्यावरणविद से संबंधित थे। ठीक है, आप लोग याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना से निपटने के लिए पूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य कब तक रखा गया है। तो देखिए इसका सही आंसर है मार्च 2022 तक। ठीक है, कोरोना से निपटने के लिए पूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य मार्च 2022 तक रखा गया है। इसकी घोषणा शिवराज सिंह चौहान ने की है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। ठीक है, आप लोग ये याद रखना। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने निजी उद्योगों में कार्यरत कर्मियों की सेवानिवृत्ति आयु कितने वर्ष की निर्धारित कर दी गई है। इसका सही आंसर है 60 वर्ष की। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग ये याद रखना 60 वर्ष की। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, किस शहर की आर्टिस्ट डायना तोमर इंटरनेशनल आर्ट एग्जीबिशन में सिलेक्ट हुई हैं। तो देखिए इसका सही आंसर है भोपाल। आर्टिस्ट डायना तोमर इंटरनेशनल आर्ट एग्जीबिशन में सिलेक्ट हुई हैं, ये भोपाल शहर की हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की पहली वायरस उत्परिवर्तन प्रयोगशाला किस जिले में स्थापित की गई है। इसका सही आंसर है विदिशा। ठीक है, मध्य प्रदेश की पहली वायरस उत्परिवर्तन प्रयोगशाला विदिशा जिले में स्थापित की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मेरा परिवार कोरोना मुक्त परिवार अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश के किस जिले से की गई है। तो देखिए इसका सही आंसर है भोपाल जिले से। हाल ही में मेरा परिवार कोरोना मुक्त परिवार अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश के भोपाल जिले से की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग ये याद रखना। तो फ्रेंड्स ऐसे ही डेली करंट की वीडियो देखते रहिए और एमपी करंट अफेयर की डेली वीडियो देखने के लिए हमारे धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। डेली हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, उसका भी आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें। जिस किसी को भी हमारी पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, धाकड़ कॉम्बो क्लासेस को, उसको ये पीडीएफ मिल जाया करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ हम वीकली करंट अफेयर भी लाते हैं और जनवरी 2020 से का हमने करंट अफेयर स्टार्ट किया है, जिसमें हर मंथली की करंट अफेयर की क्लास आपको मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जनवरी फरवरी मार्च ऐसे हर मंथ का 2020 का आपका करंट अफेयर क्लियर हो जाएगा एग्जाम में, जिससे आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन छूटे ना। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।